नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे फिर से शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी पे हमारा डिस्कशन चल रहा है और 150 क्वेश्चनों तक हमारा हो चुका है। आज उसके आगे का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों इस चैनल से, कि जितने ज़्यादा व्यूज़ जाएंगे दोस्तों उतना ज़्यादा मनोबल बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक होता है 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर या फिर 1 वर्ष के अंदर। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक होता है 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर या फिर 1 वर्ष के अंदर। तो आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखना आवश्यक होता है 1 महीने के अंदर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? के एन मुंशी, वी एन राव, के एम नाम्बियार, हृदयनाथ कुंजरू। तो दोस्तों, पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा किसने कहा था? ये कहा था हृदयनाथ कुंजरू ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। टू डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो भारतीय संविधान में जिस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है वो है अनुच्छेद 356। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न छूट गया कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो वो गवर्नर। क्या हो जाएगा? गवर्नर। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद के सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ऐसा किस एक्ट के तहत है? तो ऐसा एक्ट 75(1) के तहत है। चलिए आगे चलते हैं। उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर, 44वें संशोधन के द्वारा, 85वें संशोधन के द्वारा। वो उप प्रधानमंत्री पद का जो सृजन है वो संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था, क्योंकि उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख संविधान में है ही नहीं, तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक है। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है,
लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी पे दिया हुआ, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकते हैं? 1 वर्ष तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक, या फिर 1 महीने तक? तो ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रह सकता है 6 महीने तक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता वह अधिकतम 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, उसके बाद उसको सदस्यता लेनी जरूरी होती है। चलिए आगे चलते हैं। मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष के प्रति, या फिर संसद के प्रति? मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है संसद के प्रति। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 30, 40, 50, 60? मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाभ का पद परिभाषित हुआ है संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा, या फिर संसद द्वारा? लाभ का पद परिभाषित हुआ है किसके द्वारा? तो दोस्तों संविधान में लाभ के पद की कोई परिभाषा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में लाभ के पद की परिभाषा के लिए आधार प्रदान करते हैं, किंतु कोई पद सदस्यता निरहता के लिए लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्धारण केंद्र में संसद करती है। तो लाभ का पद परिभाषित हुआ किसके द्वारा? संसद के द्वारा। पद की बात करें अगर, ठीक है, सदस्यता तो संसद करती है, लेकिन अगर पद की बात करें तो किसके द्वारा परिभाषित हुआ है लाभ का पद? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति? तो संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वे उत्तरदायी होते हैं दोस्तों केवल लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? केवल लोकसभा के प्रति। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जिसके अधीन रहकर कार्य करती है वो होती है विधायिका। क्या होती है दोस्तों? विधायिका होती है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर चरण सिंह? तो भारत के जिस प्रधानमंत्री की मृत्यु बाहर हुई थी देश के, वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अगर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। याद रखिएगा, कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। और कब हुई थी? तो ये हुई थी 11 जनवरी 1966 को। 11 जनवरी 1966 को। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर चौधरी, चरण सिंह? तो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए उसका नाम है चौधरी चरण सिंह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 76? संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और किसमें हुआ है? ये हुआ है अनुच्छेद 352 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑन कर दे ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पुस्तिका और नीली पुस्तिका। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज है जो भारत से संबंधित है? तो वो है श्वेत पत्र। कौन सा पत्र? श्वेत पत्र। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपालास्वामी अयंगर, के एम मुंशी, टी कृष्णाचारी और BC राव। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये था गोपालास्वामी अयंगर की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल कहाँ पे दिया हुआ है? ए ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के या फिर भारत सरकार के? भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होते हैं भारत सरकार के। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव, विधि मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता जो होते हैं वे कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी को क्या कहते हैं? भारत का महान्यायवादी कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सॉलिसिटर होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी। तो भारत का सॉलिसिटर कौन होता है? एक न्यायिक सलाहकार होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो दोस्तों ये संसद होगा, ये संसद होगा। सांसद लिख गया है। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो निम्नलिखित में से जो संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में की कार्यवाही में भाग ले सकता है वो कौन है? वो महान्यायवादी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगला प्रश्न, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को जो परामर्श देता है वो होता है एडवोकेट जनरल। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, योजना आयोग के अध्यक्ष के द्वारा या फिर वित्त मंत्री के द्वारा? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या फिर 7 वर्ष का?
तो दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महानियंत्रक, भारत का महान्यायवादी और विधि सचिव। तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है भारत का महान्यायवादी दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, राष्ट्रपति की संतुति पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन अगर उसको पद से हटाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा हटाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, और ऐसा क्या है कि देखिए अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक महानियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति, प्रधानमंत्री या फिर लोक लेखा समिति। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार जो होता है वो किसका मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? तो वो होता है लोक लेखा समिति का। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, संसद को या फिर मंत्री परिषद को। लोक निधि का अभिभावक जिसे कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 75(1) के अनुसार लोकसभा का जो नेता होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, यानी कि लोकसभा का जो नेता होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये किस एक्ट के तहत है? तो ये अनुच्छेद 75 यानी कि एक्ट 75 यानी 75(1) के अंतर्गत। आगे क्या कह रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होगी? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है, जबकि राज्यसभा में 30 वर्ष होती है दोस्तों। तो लोकसभा की बात पूछी जा रही है तो कितना हो जाएगा? ये 25 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके? वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी है और वो वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि उसे वैध मतों का 1/6 प्राप्त होना जरूरी है। आगे चलते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031, 2026, 2025, 2024। संविधान के 84वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) के अंतर्गत संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों की आवंटन संख्या कितनी कर दी गई है? 2026 तक कर दी गई दोस्तों। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 547, 545, 552, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न,
वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन आधारित होता है। 1951 की जनगणना के अनुसार, 1961 की जनगणना के अनुसार, 1971 की जनगणना के अनुसार और 1981 की जनगणना के अनुसार। तो वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन निर्धारित या आधार बनाया गया है वो क्या बनाया गया है? 1971 की जनगणना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी और भाषा। तो दोस्तों लोकसभा में राज्यों को जिस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं वो होती है जनसंख्या। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जिस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है और मेघालय में भी नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न सॉरी, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? अल्पसंख्यक, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति जिसके पास होती है वो होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। दोस्तों बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ये एक्ट 331 के अंतर्गत है और ये लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं अधिकतम 2 सदस्यों को। दोस्तों ठीक है, अधिकतम 2 सदस्यों को। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के स्वविवेक से, प्रधानमंत्री के स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो लोकसभा को कार्यकाल से पहले भी भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये किस एक्ट के तहत है दोस्तों? तो ये है एक्ट, ये भी याद रखिएगा, ये है एक्ट 85 के 2 के खा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/3, 1/5, 1/11 या फिर 1/10। तो लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का होता है दोस्तों 1/10। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ऐसा राज्य जो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि को निर्वाचित करता है वो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सी भी दिया हुआ, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? 541, 543, 544 या 545। तो दोस्तों लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 545। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा, तीनों के द्वारा उसको विघटित किया जा सकता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि जो है वो लोकसभा में भेजता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ऐसा राज्य जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन सा राज्य तीसरे दर्जे पर है? बिहार तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तथा मध्य प्रदेश। तो जो राज्य दूसरे व तीसरे दर्जे पर है वो है बिहार और महाराष्ट्र।
ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थान का आवंटन किया गया है? आंध्र प्रदेश को, बिहार को, महाराष्ट्र को, पश्चिम बंगाल को? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थान आवंटन किया गया है, वो किया गया है महाराष्ट्र को। किसको किया गया है? महाराष्ट्र को। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों महाराष्ट्र को 48 सीटें दी गई हैं, उत्तर प्रदेश को 80 सीटें दी गई हैं। दोस्तों याद रखिएगा, महाराष्ट्र को कितनी सीटें दी गई हैं? तो महाराष्ट्र को 48 सीटें दी गई हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें, ये महाराष्ट्र का हो गया दोस्तों, और यूपी की अगर हम बात करते हैं तो कितनी दी गई हैं? 80 सीटें दी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न क्या है कि किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है, यानी किस विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या जो उत्तर प्रदेश की है वो कितनी है दोस्तों? 403 है। याद रखिएगा कितनी है? 403 है। तो ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनती है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यूपी पुलिस, रेलवे विभाग और अन्य विभाग के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, शीशे ही टूट जाए ऐसा, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो दोस्तों फिर मिलेंगे शानदार प्रश्नों की श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।